स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ही डील करेंगे। ठीक है, TIFR 2016 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि ये तुरंत हो जाएगा, बाकी इनके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है थोड़ी। देखिए बोल रहा है टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। दो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और वो अलग अलग रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। ठीक है, बट शोज आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। द मॉलिक्यूल्स आर आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स। तो जिन लोगों ने क्लासेस कर रखी हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ाई करी होगी, उन्हें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आइसोटोप इफेक्ट नाम का टॉपिक दिख गया होगा, तो वो यहाँ से टिक लगा सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा। ठीक है, पर हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि क्या इसमें एक्सप्लेनेशन है। ओके, आइए देखते हैं। देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा है लेकिन वो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखा रहे हैं लेकिन आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। तो सवाल ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक, ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम, पोटेशियम, इन दोनों के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों का एक तरह का बिहेवियर होता है। ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरह का बिहेवियर होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब के आउटर मोस्ट में दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इसमें सात सात होते हैं, एक की कमी होती है। ठीक है, इसमें छः छः होते हैं, दो दो की कमी होती है। ठीक है, इसलिए इनका बिहेवियर सेम होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। यानी कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिहेवियर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला सेम है। यानी कि अगर आप उन मॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हैं तो आपको इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे दोनों जगह पर। ये बात क्लियर हो गई। अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यानी चेंज क्या हो सकता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो चेंज क्या हो सकता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर न्यूट्रॉन्स नंबर चेंज होता है तो क्या हो जाता है? आइसोटोप्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, अभी हाइड्रोजन हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन 1H1 और 2H1, 3H1। ठीक है, तो ये सारे क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसे आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है इसे डिस्कस करते हैं फिर। ठीक, कह रहा है कि इफ द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल स्पेसिंग इज डेल्टा En इज इक्वल्स टू En माइनस En माइनस 1। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका वाइब्रेशनल लेवल का जो स्पेसिंग है डेल्टा En इज इक्वल्स टू En माइनस En माइनस 1 है, और रोटेशनल लेवल की स्पेसिंग जो है डेल्टा Ej इज इक्वल्स टू Ej माइनस Ej माइनस 1 है। ठीक है, जहां n और j क्या है? वाइब्रेशनल और रोटेशनल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल क्वांटम नंबर्स। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा सही होगा। ठीक, ऑप्शंस में दिया क्या है आखिर? डेल्टा En इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, डेल्टा Ej इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, डेल्टा En प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनल टू j। यानी डेल्टा En और n में क्या रिलेशन है, डेल्टा Ej और j में क्या रिलेशन है, यही आपको पता करना है। ठीक, आइए देखते हैं। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए आप क्या लिखते हैं? आप प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए डेल्टा E लिखते हैं। डेल्टा E की जगह पहले E लिखते हैं हम,
है ना, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू ऑसिलेशन v प्लस 1/2। v कहाँ से वेरी करेगा, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अभी पिछले वीडियोस में ही हमने इसका डेल्टा ई निकाला था, है ना। और आपको मान लीजिए यहाँ पर आप v इक्वल्स टू पहले 1 रख देते हैं और फिर 0 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा 3/2 h न्यू ऑसिलेशन माइनस 1/2 h न्यू ऑसिलेशन। किसके लिए, v इक्वल्स टू 1 एंड 0 के लिए, ठीक है। पहले 1 रख दिया फिर 0 रख दिया, ठीक। तो डेल्टा ई आ गया, कितना आएगा डेल्टा ई, डेल्टा ई आएगा h न्यू ऑसिलेशन। यानी कि ये जो डेल्टा ई है वो v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। h न्यू ऑसिलेशन v पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये n है, v की जगह n दिया हुआ है, यानी डेल्टा ई एन डिपेंड नहीं कर रहा है n पर। ऑप्शन कौन कौन सा सही हो सकता है, या तो a या तो b, ठीक है। अगला क्या देखना है हमको, रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए। तो रोटेशनल के लिए आपको याद होगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा ई रोटेशनल जो होता है, या डेल्टा, हाँ ये डेल्टा ई रोटेशनल जो होता है वो होता है एच सी 2b j प्लस 1, ठीक है। ये कहाँ से आ गया सर, आपको डेल्टा एप्सिलॉन याद होगा, ठीक है, डेल्टा एप्सिलॉन याद होगा 2b इंटू जे प्लस 1, ठीक है। और डेल्टा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन एच सी, इसलिए मैंने एच सी से बस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि डेल्टा ई प्रोपोर्शनल है जे के, ठीक है, जे के 1 पावर के प्रोपोर्शन है, ठीक है, 1 पावर के प्रोपोर्शनल। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी वाला, ठीक। लेकिन फिर से हम देख लेते हैं, आपने जो डेल्टा ई का एक्सप्रेशन यहाँ लिखा था वो लिखा था बी जे प्लस 1, ठीक है, ये एक्सप्रेशन था, इसी को हमें सॉल्व करना है। इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए डेल्टा जो ई होता है, ई वो होता है बी जे प्लस 1। तो जे की वैल्यू कहाँ से वेरी करती है, 1 2 3 इस तरीके से वेरी करती है, ओके। तो अब देखिए j इक्वल्स टू 1 रखेंगे और j इक्वल्स टू 2 रखेंगे यहाँ पर, और फिर डेल्टा ई निकालेंगे। तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा, b j इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो आएगा 2 नहीं रखते हैं, हम लेवल्स लेते हैं, ठीक है, एक j लेवल ले लेते हैं और एक j प्लस 1 लेवल ले लेते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी देखनी है। तो पहले j की जगह j प्लस 1 रखते हैं, ठीक है, j की जगह j प्लस 1 रखते हैं। तो देखिए इस j की जगह j प्लस 1 रखेंगे तो j प्लस 1 हो जाएगा, इस j की जगह j प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, j प्लस 2 हो जाएगा, माइनस अब j की जगह j रखेंगे तो क्या होगा, bj और j प्लस 1। ये चीज हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में की हुई है, ठीक है, ये चीज हमने किया हुआ है। आपको अगर नहीं ये समझ में आएगा तो आप जाएंगे YouTube पर और सर्च करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा लेक्चर 1 रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए j प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और b भी कॉमन हो जाएगा, तो b इंटू जे प्लस 1 आ जाएगा j प्लस 2 माइनस j। तो j प्लस 2 माइनस j क्या आएगा, 2 आएगा, आंसर आ जाएगा 2b इंटू जे प्लस 1। देखिए डेल्टा ई का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, j के साथ है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, फाइनल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा हो, अगर नहीं समझ में आया है इसका मतलब आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने शब्दों में, कैसे भी आपको नोट करना है, गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गेट 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा विद एनहार्मोनिसिटी। थोड़ा सा इसमें हमको लगता है लाइट पड़ रही है, पर फिर भी यहाँ लिखा हुआ है इनकरेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा विद एनहार्मोनिसिटी, यानी कि एक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर मानकर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को जब हम डील करेंगे तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बात है, इसको हटा देते हैं तो आपको स्टेटमेंट साफ साफ दिखेंगे, ठीक। देखिए
एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, पहला दिया हुआ है सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1 +-2 +-3, सही है। तो जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है उसे पता है ये सही है, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन रूल है, जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हैं तो डेल्टा वी क्या आ जाता है, +-1 आ जाता है। लेकिन जब आप एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हैं तो इससे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल बैंड आता है। लेकिन आपको जब ओवरटोन्स भी इंक्लूड करने रहते हैं तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1 +-2 +-3 एक्सेट्रा आप लेंगे, तभी आपके ओवरटोन्स का एक्सप्लेनेशन हो पाता है, ठीक है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। क्या खोजना है, इनकरेक्ट खोजना है। दूसरा देखिए, लिख रहा है एनहार्मोनिसिटी लीड्स टू मल्टीपल एब्जॉर्प्शन लाइन। एनहार्मोनिसिटी की वजह से ही मल्टीपल एब्जॉर्प्शन लाइंस आती हैं, तो भाई बात सही है, ये भी एनहार्मोनिसिटी ही है, सिलेक्शन रूल चेंज हो जाना, ठीक है। और एक और होता है पोटेंशियल कर्व का चेंज हो जाना, ये दोनों इफेक्ट दोनों मिलकर एनहार्मोनिक इफेक्ट कहलाते हैं, तो ये भी बात सही है, ठीक है। अब देखिए लिखा है इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड आर स्ट्रॉन्गर देन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, और चौथा लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट बैंड लाइंस आर स्मॉलर देन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। पर सर हॉट बैंड होता क्या है, हॉट बैंड ये कौन सा बैंड होता है ना, हॉट बैंड, ठीक। हॉट बैंड देखिए क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, V इज इक्वल्स टू 0 है, V इज इक्वल्स टू 1 है, V इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक। आप ये जानते हैं कि अगर आप रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स यही होंगे, V इज इक्वल्स टू 0 पर। ये बात मैंने आपको बताई है, V इज इक्वल्स टू 0 पर ही होंगे, ठीक। तो ये कौन सा बैंड देता है, ये देता है फंडामेंटल बैंड। पर अब मान लीजिए आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं, ठीक है, या मतलब हम भी हायर किसी टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ ना होकर ऊपर कहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं रहेंगे। मान लीजिए V इज इक्वल्स टू 1 में रहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स V इज इक्वल्स टू 0 में नहीं है, अब V इज इक्वल्स टू 1 में है, तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा, V इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, ठीक है। मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन V इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ये V इज इक्वल्स टू 1 कब पाया गया, ये तब पाया गया जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपने टेम्परेचर को कर दिया हॉट, तब आपको जो मिले बैंड्स उन्हें कहा गया हॉट बैंड्स। बात समझ में आ गई, यानी कि आप रूम टेम्परेचर पे जब स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे तो वो फंडामेंटल स्पेक्ट्रा या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा किसी टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करेंगे स्पेक्ट्रा, जहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि एब्जॉर्प्शन V इज इक्वल्स टू 0 पर ना हो, 1 पर हो, 2 पर हो, 3 पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो सारे बैंड्स क्या कहलाएंगे, आपके हॉट बैंड कहलाएंगे, ठीक है। आपको अब क्लियर हो गया होगा हॉट बैंड क्या होता है, कुछ नहीं है, बस नाम है, ठीक है, एक नाम है। तो हम लोग बात करते हैं अब तीसरे और चौथे ऑप्शन की। तो देखिए हम थोड़ा सा इसका फिगर भी बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, ये है, अब देखिए ये V इज इक्वल्स टू 0, V इज इक्वल्स टू 1 2 3। देखिए बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड आर स्ट्रॉन्गर देन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आप रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, आपको फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं, V इज इक्वल्स टू 0 पर है। लेकिन ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है कि एक आध दो मॉलिक्यूल कहाँ पर हो, इसमें हो, ठीक है, एक आध दो मॉलिक्यूल इसमें हो, तो वो कौन सा बैंड प्रोड्यूस करेंगे, वो बैंड जो प्रोड्यूस करेंगे वो कौन सा होगा, हॉट बैंड होगा, ठीक है। आप जानते हैं ये मॉलिक्यूल्स कौन सा आपका स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल इसी में होंगे, इन मॉलिक्यूल्स के किसी भी एक बैंड में रहने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से वेरी करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू 0 में सारे रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि V इज इक्वल्स टू 1 में भी हो, 2 में भी हो, सारे में रहेंगे, ठीक है। तो
प्रोबेबिलिटी तो है, यानी कि हॉट बैंड भी आपको मिलेगा, ठीक, लेकिन हॉट बैंड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत कम, इसलिए उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। बात क्लियर हो गई। तो हॉट बैंड की इंटेंसिटी कम होगी, पर यहाँ बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड आर स्ट्रॉन्गर देन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, तो ये चीज तो गलत है, तीसरी वाली बात गलत हो गई। चौथी बोल रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट बैंड लाइंस आर स्मॉलर देन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हॉट बैंड की कम होगी फंडामेंटल से। तो फ्रीक्वेंसी कैसे देखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी देखने के लिए, न्यू देखने के लिए हमको या तो एनर्जी देख लें या तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देख लें। तो आइए एनर्जी है देख लेते हैं हम क्या होता है। मान लीजिए कि फंडामेंटल बैंड से आप सेकंड में जाते हैं, तो फंडामेंटल बैंड से सेकंड में आप जाएंगे तो इतनी एनर्जी का डिफरेंस है, दिख रहा है, इतनी एनर्जी का डिफरेंस है। तो एनर्जी का डिफरेंस इतना है, और अगर आप हॉट बैंड से सेकंड में जाएंगे तो एनर्जी का डिफरेंस कम है, ठीक है। मान लीजिए आप हॉट बैंड से V2 ट्रांजिशन करते, यानी कि आप V इक्वल्स टू 0 से 2 में जाते और V इक्वल्स टू 1 से 3 में जाते, तो यहाँ पे भी डेल्टा V आपका 2 है और यहाँ पे भी डेल्टा V क्या है, 2 है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ ट्रांजिशन करते हैं, फिर भी आप देखिए यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाए और यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का गैप ज्यादा मिलेगा, देखिए, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का गैप कम। क्यों, क्योंकि जो लेवल्स हैं, लेवल्स की स्पेसिंग जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हायर वी नंबर की ओर, लेवल्स की स्पेसिंग कम होते जाती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है, लेवल्स की स्पेसिंग कम होते जाती है। यानी मान लीजिए अगर हम बोले V इक्वल्स टू 0 से V इक्वल्स टू 4 में जाना है, ठीक है, और हम कहें V इक्वल्स टू 4 से V इक्वल्स टू 8 में जाना है, तो 0 से 4 के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो कम हो, ज्यादा होगा 4 से 8 के बीच के एनर्जी के गैप के, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एनर्जी चूंकि कम होगी हॉट बैंड्स के लिए, इसलिए उनका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट बैंड लाइंस स्मॉलर देन फंडामेंटल लाइंस, ये बात आपकी सही है, ठीक। तो इस तरीके से आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोज लिया। गेट 2008 का ये क्वेश्चन है, और इस तरीके से हमने लगभग सारे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आप एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में जो भी क्वेश्चंस करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक कंबाइंड वीडियो बनाकर कुछ रोटेशनल, कुछ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर के और भी क्वेश्चंस किए जाएं। लेकिन फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस कीजिए, अपने एनर्जी को बूस्ट अप कीजिए और ढेर सारे और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।